हेलो स्टूडेंट्स, मैं हाजिर हूँ और एक बार आप सबके साथ स्वागत करता हूँ आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल काबिल एकेडमी पे। जैसा कि आप सबको पता है कि SBI PO, IBPS PO, IBPS क्लर्क की परीक्षा नवंबर और दिसंबर के महीने में है और हमारे पास बिल्कुल कम समय है। तो स्टूडेंट्स की काफ़ी डिमांड होती है कि चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज ना करा के हमें मिसलेनियस क्वेश्चंस कराए जाए और ख़ास करके ऐसे क्वेश्चंस कराए जाए जो बहुत ही लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चंस हो, ताकि एग्ज़ाम्स में जब स्टूडेंट्स बैठे हैं तो उन्हें बिल्कुल भी क्वेश्चन अजनबी ना लगे। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज मैं आपके सामने अपनी इंग्लिश सीरीज़, काबिल एकेडमी की इंग्लिश सीरीज़ की पहली सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, जिसमें बहुत ही ब्रिलियंट टेक्निक से आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो आप सब मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि जितने भी वीडियोस मेरी आए उन सब की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सेशन, पहले क्वेश्चन से। आज का जो टॉपिक मैंने इंग्लिश से लिया है वो है सेंटेंस कनेक्टर। चलिए, बातें तो होती रहेंगी, थोड़ी पढ़ाई भी कर लेते हैं। Select the phrase connector from the given three options which can be used to form a single sentence from the two sentences given below, implying the same meaning as expressed in the statement sentences. अब देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है, सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसका स्टेटमेंट है कि she studied hard because she wanted to go to medical school. She suffered from arthritis. इसका मतलब वो कठिन मेहनत करती है क्योंकि उसे मेडिकल स्कूल में जाना है, वो अर्थराइटिस से पीड़ित है। अभी आपके पास यहाँ तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। आपके पास तीन ऑप्शन है और इन तीनों ऑप्शन से आपको ये डिसाइड करना है कि किससे एक से ज़्यादा से हम इन सेंटेंसेस को ऐड कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। याद रखिएगा, आप मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते, इसके बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। तो अगर आप देखें यहाँ पे पहला ऑप्शन है शी स्टडीड हार्ड बिकॉज। अगर आप इस चीज़ को देखें तो यहाँ ऑलरेडी हमारे स्टेटमेंट में शी स्टडी हार्ड बिकॉज यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन करें वाई शी स्टडीड हार्ड, वाई, तो हमें आंसर मिलता है बिकॉज शी वांटेड टू गो टू मेडिकल कॉलेज। इसका मतलब हम इस कनेक्टर से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए भी क्या चाहिए, एक कनेक्टर चाहिए। तो वो जाना चाहती है, हम यहाँ पे एक कनेक्टर ले सकते हैं एस का क्या मतलब होता है? एस का मतलब होता है फॉर द रीज़न दैट। क्योंकि मेडिकल स्कूल जाके पढ़ना है, बहुत मेहनत करी, इसके पीछे कारण क्या है? एज शी सफर्ड फ्रॉम अर्थराइटिस, दिस इज द रीज़न she was studying hard because she wanted to go to medical college. And what is the reason behind this? The reason behind this purpose that she suffered from arthritis. इसका मतलब हम पहले वाले सेंटेंस से आसानी से इस दोनों सेंटेंस को ऐड कर सकते हैं। हमारा सही सेंटेंस क्या होगा? पहला हमारा सही सेंटेंस होगा she studied hard because she wanted to go to medical college as she suffered from arthritis. ओके, सो पहला जो हमारा कनेक्टर है ये बिल्कुल सही आ रहा है। अब हम दूसरे वाले को देखते हैं, इवन दो। देखिए, इवन दो से सेंटेंस को कनेक्ट करने के पहले हमें इसके मीनिंग को समझना पड़ेगा। इवन दो का क्या मतलब होता है? डिस्पाइट द फैक्ट दैट। इसका मतलब होता है डिस्पाइट द फैक्ट दैट, मतलब ऐसा होने के बावजूद भी इवन दो, है ना। इसका मतलब आप इवन दो से भी सेंटेंस को शुरू कर सकते हैं। देखिए दिया हुआ है इवन दो, यानी कि आप जब इवन दो से सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे तो पहले आप इसके डीप मीनिंग को समझिए। माने ऐसा होने के बावजूद भी, कैसा होने के बावजूद भी? अर्थराइटिस से सफर्ड होने के बावजूद भी वो हार्ड स्टडी करना चाहती है क्योंकि वो मेडिकल स्कूल जाना चाहती है। इसका मतलब 2 नंबर कनेक्टर भी हमारा सही है और इससे हम सेंटेंस क्या बना सकते हैं? हम बना सकते हैं इवन दो शी सफर्ड फ्रॉम अर्थराइटिस, शी स्टडीड हार्ड, वाई? बिकॉज शी वांटेड टू गो टू मेडिकल स्कूल। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, इवन दो शी सफर्ड फ्रॉम अर्थराइटिस, शी स्टडीड हार्ड बिकॉज शी वांटेड टू गो टू मेडिकल
स्कूल। इस तरह से हमारा 2 नंबर भी बिल्कुल सही आ रहा है, हम इन दोनों से कनेक्ट कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर ऑप्शन को देखते हैं कि क्या ये तीसरा नंबर सेंटेंस दोनों सेंटेंस को क्या कनेक्ट कर पाता है। अब हम तीसरे नंबर ऑप्शन को देखते हैं। हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन क्या है? हमारा तीसरा नंबर ऑप्शन है, आप अगर ध्यान से देखें तीसरे नंबर ऑप्शन को, सो हाउएवर हार्ड शी स्टडीड। हाउएवर का मतलब होता है जितना भी कठिन पढ़ाई वो कर ले। देखिए हाउएवर का इस्तेमाल हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? हाउएवर का इस्तेमाल होता है सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस करने के लिए। सेंटेंस में कॉन्ट्रास्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम हाउएवर, बट इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये यूज़ करते हैं तो इसका क्या मीनिंग होता है? चाहे वो कितनी भी कठिन पढ़ाई कर ले, वो मेडिकल स्कूल जाना चाहती है पढ़ने के लिए। तो आप देख रहे हैं ना, इसका मतलब सेंटेंस का पूरा मीनिंग और पूरा बेसिक स्ट्रक्चर ही इसका चेंज हो जा रहा है। यू नो द वर्ड हाउएवर इज एक्चुअली यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ स्टेटमेंट, है ना, that seems to contradict something that has been said previously, so it does not fit the context and is totally incapable of joining the two sentences here, because if you join the sentence using the third number option, what will happen? It will destroy the basic structure of the sentence. That's why connector number 3, option number 3 is not appropriate. So what is our answer? Our answer is option number 1, that is both option number 1 and option number 2 are required to connect both the sentences. So I think students, this one is very much clear to you, this question is very much clear to you. So moving to the next question. तो आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ लेते हैं पहले इंस्ट्रक्शन। फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस 1, 2 and 3, दैट इज ये तीनों, दिस वन, फाइंड द सेंटेंसेस मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कनेक्ट द गिवन सेंटेंसेस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर असेसमेंट मार्क द ऑप्शन कॉरेस्पॉन्डिंग टू द राइट आंसर। इफ देयर इज नो करेक्ट आंसर मार्क नन ऑफ दीज। ठीक है, हमें देखना है कि यह इन जो तीनों हमें 1, 2, 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से किसके जरिए हम दोनों सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं? एक के जरिए, दो के जरिए, तीन के जरिए, या तीनों के जरिए, या किन्हीं दो के जरिए। या अगर आंसर नहीं है तो हमारा आंसर होगा नन ऑफ दिस। देखते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है ये आपको समझ में आएगा। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आप यहाँ देखिए बिकॉज, सिंस और देयरफॉर, इन तीनों का इस्तेमाल किया गया है। क्या आप जानते हैं इन तीनों का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? जी हाँ, इन तीनों का इस्तेमाल कॉज एंड इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए होता है। कॉज एंड इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए होता है, यानी कारण और उसका परिणाम क्या होगा। ये कारण है, नहीं होने से ये परिणाम होगा, यानी कॉज एंड इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए द कनेक्टर्स बिकॉज, देयरफॉर एंड सिंस कैन बी यूज्ड। सो हाउ कैन दे बी यूज्ड? दैट इज द मेन पर्पज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का है। देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमारे जो मूलभूत अधिकार है वो संविधान के द्वारा हमें गारंटीड है। इफ फंडामेंटल राइट्स आर ब्रीच्ड, यानी अगर हमारे मूलभूत अधिकारों का हनन होता है, कोई छीनता है, वन कैन गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। तो एक व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। अब हम देखते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो तीनों कनेक्टर को जिस तरह से यूज़ किया गया है, अगर पहला वाला देखें, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड डॉट डॉट डॉट, यानी कि सेंटेंस आगे कनेक्ट किया जाएगा। यानी कि सेंटेंस को हम ध्यान से पढ़ें, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। इफ फंडामेंटल राइट्स आर ब्रीच, तो हम बार बार फंडामेंटल राइट्स को रिपीट नहीं करेंगे। अगर हम 1 नंबर से ऐड करना चाहते हैं और यहाँ फंडामेंटल राइट्स को हमने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, तो आगे हम इसको दोबारा मेंशन नहीं करेंगे, हम इसके लिए दे का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमा, इफ दे आर ब्रीच्ड, यानी कि ये फंडामेंटल राइट्स यहाँ पे यूज नहीं होगा क्योंकि हम ये ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। इफ दे आर ब्रीच्ड, यहाँ पे हम दे का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम दे का इस्तेमाल करेंगे। इफ दे आर ब्रीच्ड, वन कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब अगर आप सेंटेंस को ध्यान से देखें, जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को संविधान के द्वारा गारंटीड किया गया है, अगर उसका हनन होता है तो एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। इसका मतलब हम बिकॉज के जरिए पहले कॉज बता रहे हैं, उसके बाद अगर उसका हनन होता है तो उसका इफेक्ट क्या हो सकता है,
वो हम बता रहे हैं। तो पहले हम रीज़न क्या बता रहे हैं, कॉज क्या बता रहे हैं, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इफ दे आर ब्रीच्ड तो इसका इफेक्ट क्या होगा, वन कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। तो इन दोनों सेंटेंस में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप ही प्रोड्यूस हो रहा है। इसका मतलब हम 1 नंबर सेंटेंस से 1 नंबर ऑप्शन से सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर पे यहाँ पे डॉट 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 बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दिया हुआ है, यानी यहाँ से डॉट 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 बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि साफ साफ मतलब है क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड, फिर 2 नंबर में आएंगे फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, एंड दैट्स वाई मीन्स देयरफॉर इफ दे आर ब्रीच, सी इफ फंडामेंटल लिखा हुआ है, हम यहाँ क्या लिखेंगे, इफ दे आर, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, हम फर्स्ट में बोल रहे हैं, फिर से कह रहा हूँ, फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमा देयरफॉर, और इसलिए चूंकि ये संविधान के द्वारा गारंटीड है इसलिए इफ दे आर ब्रीच्ड, कॉमा वन कैन गो डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट। इसका मतलब हम देयरफॉर को इस्तेमाल करके इसके पहले हम क्या बता रहे हैं, कॉज, और देयरफॉर के बाद अगर ये ब्रीच्ड होता है तो हम क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, यानी हम इसके इफेक्ट को भी बता रहे हैं, यानी कि देयरफॉर को सेंटेंस के बीच में रखा गया है और इससे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को प्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी हम 2 नंबर सेंटेंस से भी सेंटेंस को कनेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं 3 नंबर। 3 नंबर शुरुआत करने के लिए बोला गया है सिंस से, तो सिंस फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉमा फिर बी नंबर इफ दे आर ब्रीच्ड, कॉमा वन कैन गो डायरेक्टली टू सुप्रीम कोर्ट। तो अगर हम जहां बिकॉज का इस्तेमाल कर सकते हैं इन द सेम सेंस, सेम कॉज एंड इफेक्ट के लिए हम सिंस और देयरफॉर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस इनके इस्तेमाल करने का जो प्लेस है वो बिल्कुल अलग है, यानी कि 3 नंबर सेंटेंस भी हमारा बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, यानी कि हम तीनों ऑप्शंस को यूज करके हम कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन ए और बी को ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट मीन्स ऑल आर करेक्ट। तो ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं अगर आपको किसी तरह की दिक्कत है या अगर आप और कुछ चाहते हैं तो। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। सिलेक्ट द फ्रेज कनेक्टर फ्रॉम द गिवन 3 ऑप्शंस which can be used to form a single sentence from the 2 sentences given below implying the same as expressed in the statement sentences। तो यहाँ भी हमें सेंटेंस 1, 2, 3 हमें दिया हुआ है जिससे हमें ऊपर दिए गए 2 सेंटेंस को जोड़ना है। देखते हैं। तो सेंटेंस है द यूनियन कैबिनेट ऑन वेडनेसडे पास्ड द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020, यानी पहले वाले सेंटेंस में हमें एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, एक जनरल फैक्ट बताया गया है। दिस वॉज टू मेक द एजुकेशन सिस्टम हॉलिस्टिक, फ्लेक्सिबल, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड अलाइन टू द नीड्स ऑफ द 21st सेंचुरी एंड द 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये सेंटेंस आपको दिया गया है और इस सेंटेंस को हमें ज्वाइन करना है। देखते हैं, हमारे पास 3 कनेक्टर हैं, एक है इवन दो, एक है वेयर एज और एक है एम्ड एट। अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें से जो 2 कनेक्टर है, एक है इवन दो और दूसरा है वेयर एज, ये दोनों क्या है? तो इन दोनों के बारे में बता दूं कि ऑल्दो, इवन दो, इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट आर ऑल यूज्ड टू लिंक two contrasting ideas or show that one fact makes the other fact surprising. They can all be used at the beginning or in the middle of the sentence. तो ये कॉन्ट्रास्ट पैदा करने वाले, डिफरेंस पैदा करने वाले कॉन्ट्रास्टिंग ज्वाइनर्स हैं। इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूँ डिस्पाइट का, तो आप देखिए, डिस्पाइट द रेन कॉमा वी एंजॉयड द फेस्टिवल, यानी बारिश के बावजूद भी हमने त्यौहार का आनंद लिया। वी एंजॉयड द फेस्टिवल डिस्पाइट द रेन, तो शुरुआत और अंत दोनों में हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहां तक whereas का सवाल है, वी यूज द कंजंक्शन whereas टू इंडिकेट अ कॉन्ट्रास्ट सेम बिटवीन 2 फैक्ट्स और आइडियाज। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं whereas का, ही लव्स फॉरेन हॉलीडेज whereas हिज वाइफ प्रेफर्स टू स्टे एट होम। उसे फॉरेन हॉलीडे पसंद है जबकि उसकी पत्नी को घर पे रहना पसंद है। और एक एग्जांपल देखिए, whereas most new PCs have several USB slots, older ones often only had one। तो इस तरह से हम इनको यूज करते हैं। तो क्या आपको लगता ही नहीं इनके बारे में जानने के बाद
कि इस दिए गए सेंटेंस में कहीं भी हमें कॉन्ट्रास्टिंग कनेक्टर की ज़रूरत है? बिल्कुल भी नहीं। यानी इवन दो और वेयर एज दोनों यहाँ पे मीनिंगलेस है। लेकिन अगर आप एम्ड एट को देखें तो इसका क्या मतलब होता है? इस लक्ष्य को ध्यान में रख के, किस लक्ष्य को ध्यान में रख के कि हमारे एजुकेशन सिस्टम को हॉलिस्टिक, फ्लेक्सिबल, मल्टी डिसिप्लिनरी और अलाइंड करना है टू द नीड्स ऑफ 21st सेंचुरी और 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए। इसीलिए यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे को पास द न्यू एजुकेशनल पॉलिसी 2020। तो इसका मतलब 3 नंबर सेंटेंस से हम आसानी से दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी एक और दो बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। तो इस तरह से हमारा सही आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा aimed at making the education system holistic, flexible, multidisciplinary and aligned to the needs of the 21st century and the 2030 sustainable development goals, comma, the union cabinet on Wednesday passed the new education policy NEP 2020। तो इस तरह से हम इस सेंटेंस का आंसर भी हमें मिल गया। 1 और 2 नंबर बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैंने उसका रीज़न आपको बताया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 सेम है। देयर इज पुअर एंटीबॉडी रेस्पॉन्स एंड लैक ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज इन मेनी पीपल। ओके, ये एक इन्फॉर्मेशन है कि बहुत सारे लोगों में एंटीबॉडी रेस्पॉन्स बहुत ही ख़राब है और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ की कमी है। ये एक फैक्ट बताया जा रहा है। अ वेरी पॉजिटिव साइन इज दैट देयर हैव बीन नो प्रूवन री इन्फेक्शंस इन ओवर 6 months ऑफ ग्लोबल एक्सपीरियंस। यानी एक तो बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों में एंटीबॉडी रिस्पॉन्स ठीक नहीं है और न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज़ की बहुत सारी कमी है, लेकिन उसके बावजूद भी ग्लोबल एक्सपीरियंस में देखा गया है कि पिछले 6 महीने में कोई भी री इन्फेक्शन का सबूत नहीं मिला है। यानी कि आप अगर देखें, चीज़ें कॉन्ट्रास्ट पैदा कर रही हैं और जब आप कॉन्ट्रास्ट पैदा करते हैं तो आप डिस्पाइट का इस्तेमाल करते हैं और इन स्पाइट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, डिस्पाइट का इस्तेमाल मैंने पहले ही बताया है कि डिस्पाइट का इस्तेमाल कहाँ पे होगा। डिस्पाइट इज यूज्ड फॉर सेइंग दैट समथिंग हैपेंस इवन दो समथिंग एल्स माइट हैव प्रिवेंटेड इट, है ना। और इन स्पाइट ऑफ कहाँ लगाते हैं? इन स्पाइट ऑफ जो है वी यूज इन स्पाइट ऑफ व्हेन यू आर मेंशनिंग समथिंग दैट सरप्राइजिंगली does not prevent something else from being true। सो यहाँ पे हम despite और in spite को देखते हैं, लेकिन 2 नंबर जो है देखिए in addition to। in addition to का मतलब होता है further और an extra। कुछ भी एक्स्ट्रा, कोई बात कहना हो या कोई पॉइंट मेंशन करना हो तो यहाँ पे तो हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर रहे हैं। जैसे कि हम लोग एंड से ज्वाइन करके जब दो अलग अलग बातों को जोड़ते हैं, सेम सेंस में हम फर्दर या एक्स्ट्रा लगाते हैं जो एक ही पॉइंट को एलाबोरेट करे। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट को एलाबोरेट नहीं किया जा रहा है। यहाँ ये बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोगों में पुअर एंटीबॉडी रिस्पॉन्स है और लैक ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज है, फिर भी 6 महीने में उनमें कोई री इन्फेक्शन का कोई सबूत नहीं मिला है। इसका मतलब हम ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 से आसानी से इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सेंटेंस नंबर 1 कैसे शुरू होगा डिस्पाइट पुअर एंटीबॉडी रेस्पॉन्स एंड लैक ऑफ न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज इन मेनी पीपल, अ वेरी पॉजिटिव साइन इज दैट देयर हैव बीन नो प्रूवन री इन्फेक्शंस इन ओवर 6 months ऑफ ग्लोबल एक्सपीरियंस। और 3 नंबर से यानी कि इन स्पाइट ऑफ से बनेगा in spite of poor antibody response and lack of neutralizing antibodies in many people, a very positive sign is that there have been no proven reinfections in over 6 months of global experience। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। सिर्फ इन दोनों से ही हम सेंटेंस को जोड़ सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो सेंस दिया हुआ है। यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट है दोनों में, कॉन्ट्रास्ट के लिए हमें कॉन्ट्रास्टिव कनेक्टर वर्ड ही चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन बिल्कुल समझ में आया होगा और स्क्रीन पे भी आप इन क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन जरूर देख रहे होंगे, इनको नोट जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम चीज़ें हैं, एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द सुप्रीम कोर्ट डीक्रिमिनलाइज सेक्शन 377। इसका मतलब ए में बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 370 नंबर सेक्शन को क्या किया है। बी नंबर में बताया गया है द एंटायर नेशन सेलिब्रेटेड अलोंग विद द LGBTQ कम्युनिटी। यानी अगर आप ध्यान से देखें, LGBT कम्युनिटी के साथ पूरे राष्ट्र ने इसको सेलिब्रेट किया। किसको सेलिब्रेट किया? जब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को
डीक्रिमिनलाइज कर दिया। यानी कि आप अगर ध्यान से देखें तो ये कॉज है और ये इसका इफेक्ट है, क्योंकि दिस प्रोड्यूसेस द रिजल्ट दिस। यानी कि अगर आप ध्यान से देखें सो ए रिजल्ट्स टू बी, यानी ए के बाद बी को लीड करता है। तो इसका मतलब हम इसे व्हेन से भी ज्वाइन कर सकते हैं, अपॉन से भी ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे? पहला सेंटेंस जो बनेगा कि व्हेन द सुप्रीम कोर्ट, मतलब नेशन कब सेलिब्रेट कर रहा था? जब सुप्रीम कोर्ट ने इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। तो आंसर होगा व्हेन द सुप्रीम कोर्ट डीक्रिमिनलाइज सेक्शन 377, द एंटायर नेशन सेलिब्रेटेड अलॉन्ग विद द LGBTQ कम्युनिटी। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और दूसरा अपॉन से, जो कि स्टार्ट किया गया है। अपॉन एक प्रीपोजिशन है। अपॉन द डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ सेक्शन 377, द एंटायर नेशन सेलिब्रेटेड अलॉन्ग विद द LGBTQ कम्युनिटी। अपॉन का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसके बाद जो यहाँ पे डीक्रिमिनलाइज दिया हुआ है, इसे हमें नाउन के फॉर्म में यूज़ करना पड़ेगा। उसका नाउन फॉर्म होता है डीक्रिमिनलाइजेशन। लेकिन 2 नंबर सेंटेंस को हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसको ध्यान से पढ़े, सेंटेंस कहाँ से शुरू हो रहा है? सेंटेंस यहाँ से शुरू हो रहा है और व्हेन से सेंटेंस को, सेकेंड सेंटेंस को जोड़ा गया है, जो कि कहता है व्हेन द एंटायर नेशन, यानी कि व्हेन द एंटायर नेशन सेलिब्रेटेड अलॉन्ग विद द LGBTQ कम्युनिटी, यानी कि जब पूरा देश LGBTQ कम्युनिटी के साथ सेलिब्रेट कर रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। तो एकदम ये ऑपोजिट सेंस है, ये एकदम ऑपोजिट मीनिंग एक्सप्रेस कर रहा है, पूरे कॉज एंड इफेक्ट को ही पूरा चेंज कर दे रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये हमारा कॉज है, ये हमारा इफेक्ट है और इसे मेंटेन करना होगा। इसलिए सेंटेंस नंबर 2 बिल्कुल सही नहीं है। हम ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 यहाँ बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। इन दोनों से हम सेंटेंसेस को ज्वाइन कर सकते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो स्टूडेंट, बताइए कैसा लगा आपको इंग्लिश सीरीज का ये पहला 5 क्वेश्चन का सीरीज। ये सीरीज आगे भी चलता रहेगा। आप अपने एग्जाम्स की पूरी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। हम मिसलेनियस क्वेश्चंस लेके आएंगे, ऐसे क्वेश्चंस लाएंगे जो आपके एग्जाम में बिल्कुल मायने रखता है और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है काबिल एकेडमी। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पे क्लास चाहिए। मैं आपके लिए उस टॉपिक पे ज़रूर क्लास बनाऊंगा, ताकि आने वाले एग्ज़ाम्स को पास करने में मैं आपकी मदद कर सकूं। सो मिलते हैं आपसे इंग्लिश सीरीज़ के अगले सेक्शन में, जो कि इंग्लिश सीरीज़ सेशन 2 होगा। तब तक के लिए थैंक यू।